हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक में हम क्लास 10th का जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है, जो बायो का चैप्टर है, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इसका जो पेज नंबर 39 में 139 139 में जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसका संपूर्ण हल बताएंगे और समझाएंगे ये भी आप लोगों को। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th का हर सब्जेक्ट का मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि परागन क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परागन और निषेचन में क्या अंतर है। तो चलिए इसका आंसर को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए आंसर को शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ लिखे हैं परागन और दूसरे तरफ लिखे हैं निषेचन। परागन की तरफ परागन के बारे में और निषेचन की तरफ निषेचन के बारे में। परागन की तरफ में पहला नंबर में क्या लिखे हैं कि यह क्रिया पादपों में होती है। निषेचन में क्या लिखे हैं, यह क्रिया जंतुओं में होती है। सबसे पहले परागन और निषेचन को आप समझ लीजिए। देखिए, परागन किसको बोलते हैं, तो जो आप फूल देखे होंगे, फूल के ऊपरी भाग में जो पुंपकेसर होता है, उस पुंपकेसर में एक परागकोश होता है। उस परागकोश में पराग के कुछ कण पाए जाते हैं। जब ये कण उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं परागन। ठीक है, तो आप परागन समझ गए कि ये फूल में होता है, तो फूल होता है पादपों में, यानी कि यह क्रिया पादपों में होता है। फिर चलिए निषेचन को समझते हैं। देखिए, निषेचन जब किसी जीव में उसके स्त्री या पुरुष यानी कि उसका नर और मादा संभोग करते हैं, तो उस समय नर का जो शुक्राणु होता है वो मादा के अंडाणु के साथ मिलता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे निषेचन क्या होता है, ये जंतुओं में होता है। चलिए परागन की तरफ दूसरा नंबर में क्या लिखे हैं, यह जनन का पहला चरण है। देखिए, परागन जनन का फर्स्ट स्टेप है और निषेचन जनन का दूसरा चरण है। ठीक है, चलिए परागन की तरफ तीसरा नंबर में क्या लिखे हैं, इस क्रिया में परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र में होता है। ठीक है, देखिए परागन क्रिया में क्या होता है, परागकणों का स्थानांतरण होता है, कहाँ तक, तो वर्तिकाग्र तक। ठीक है, और निषेचन में क्या होता है, इस क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। तो इस प्रकार से हम परागन और निषेचन में आपको 3 अंतर बताए हैं, जो एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। देखिए, हमारे जनन तंत्र में यानी कि मनुष्य के जनन तंत्र में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो चलिए शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि का भूमिका देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस है ये। ठीक है, चलिए पहला नंबर में है शुक्राशय। इसमें लिखा गया है कि इसमें शुक्राशय द्रव का स्राव होता है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है तथा उनके गति के लिए माध्यम का कार्य करता है। देखिए, जब भी शुक्राणु बाहर निकलता है तो एक चिपचिपा सा पदार्थ के साथ निकलता है। उस चिपचिपे पदार्थ का नाम है शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है, इसमें शुक्राशय द्रव का स्राव होता है। ठीक है, मतलब वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो शुक्राशय का द्रव है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और शुक्राणु को बाहर निकलने में सहायता प्रदान करता है। फिर 2 नंबर में देखिए क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें पुरस्थ द्रव का स्राव होता है जो शुक्राशय के साथ मिलकर शुक्राणु को गति प्रदान करता है। देखिए, ये भी एक प्रकार का द्रव का स्राव करता है जिसका नाम है पुरस्थ द्रव, और ये क्षारीय होता है। ठीक है, और ये भी शुक्राणु को गति प्रदान करने का कार्य करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में पूछा गया है कि यौना आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। मतलब कि जब लड़कियां यौना आरंभ के समय में पहुंचती है, उस एज में पहुंचती है, तो उनके शरीर में कौन कौन से बदलाव दिखाई देते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है यौना आरंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। मतलब नीचे लिखा हुआ है। पहला क्या है, आवाज़ का सुरीला होना, मतलब आवाज़ पतला होना। दूसरा है स्तनों का विकास होना। तीसरा है मासिक धर्म का शुरू होना। और चौथा है पुरुषों के प्रति झुकाव होना। तो चलिए अब हम 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है।
इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जब छोटा सा भ्रूण माँ के शरीर में होता है, माँ के पेट में होता है, तो किस प्रकार से उसे भोजन यानी कि पोषण प्राप्त होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में लिखा हुआ है कि गर्भस्थ भ्रूण माँ के शरीर में प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, जिससे गर्भस्थ भ्रूण को ऑक्सीजन एवं आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त होता है। देखिए, गर्भस्थ भ्रूण जो होता है, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि पेट में एक नाभि होता है, नाभि से एक सिरा जुड़ा होता है जो जिसे हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये प्लेसेंटा माँ के गर्भ में जाकर के जुड़ा होता है, और इसी प्लेसेंटा के द्वारा माँ के शरीर से आवश्यक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन बच्चा को मिलता है, भ्रूण को मिलता है, और इस प्रकार से उसका पोषण होता है। तो इस प्रकार आप 4 नंबर का आंसर समझ गए होंगे। चलिए अब 5वां नंबर देखते हैं। तो चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है पाठगत प्रश्न में से। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक महिला है और वह सेक्स के दौरान कॉपर टी का यूज कर रही है, तो क्या कॉपर टी से उसका यौन संचारित रोगों से रक्षा होगा कि नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर में कह रहा है कि कॉपर टी एक गर्भ निरोधक युक्ति है जो महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। अतः यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है या करे तो वह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगा। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉपर टी जो है वह गर्भ निरोधक युक्ति यानी कि अनचाहे गर्भ को रोकने का एक उपाय है, एक विधि है। ठीक है, यह एक यौन संचारित रोगों से रक्षा करने का कोई विधि या यंत्र नहीं है। इससे गर्भ नहीं ठहरेगा, उसका एक युक्ति है कॉपर टी। ठीक है, तो यदि एक महिला कॉपर टी का यूज करेगी तो वह यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं कर पाएगा उसका, क्योंकि वो यौन संचारित रोगों से रक्षा करने का यंत्र नहीं है, वो तो गर्भ निरोधक युक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से हम 5वां प्रश्न का भी आंसर आपको समझा दिए हैं। अगर आपको हमारे चैनल से पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, आपको इम्पोर्टेंट लगता है हमारा वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।